चार्जर दे दो यार, चार्जर लगाना है का केबल में। चलो टूटी। फोटो खींचना आज मेरा यार, मेरा एक फोटो खींच देना यार, कुछ तो कर दो यार। आज मैं भी रिपब्लिक डे का कुछ लगाऊं। यस। टू डियर गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी से सब कनेक्ट हो जाइए और हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। सभी खुशियां मनाइए। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। सेवेंटी टू रिपब्लिक डे बिल्कुल भाई करण। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लड्डू आएंगे, लड्डू खाएंगे भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप सब भी आज मजे उठा रहे होंगे और हम आज मजे उठाएंगे विद द प्रेशर वेसल्स और कॉलम के साथ। ओके, जलेबी नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया जलेबी। चलिए, बिल्कुल करण, मोदी जी को देख के आजकल है ना रविन्द्रनाथ टैगोर की याद आने लगती है। और क्या स्टाइलिश बाल कर लिए मोदी जी ने यार, मस्त एकदम। बिल्कुल एकदम मॉडल टाइप लगता है, साहब मॉडल टाइप लगते हैं पीएम एकदम। सूट वूट देखो उनके। चलिए, कोई नहीं। मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपन को ये दिलाने में जिनका जितना कंट्रीब्यूशन था, सभी को उनके अपने लिए उनके लिए अपन नमन करते हैं कि आज हम जो अपना ये 26 जनवरी मना रहे हैं, एक रिपब्लिक डे अपन मना रहे हैं, तो जिनकी वजह से मना रहे हैं हम उनको सल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं और हमारी जिम्मेदारी को हम लेते हैं कि हम भी अपने देश को और आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हम भी कुछ ना कुछ करेंगे और सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो कि आप जयन बनोगे तो कुछ अच्छा करोगे अपने लिए भी और देश के लिए भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। कल कहाँ थे? तो कल हम थे, कॉलम अपना चल रहा था स्ट्रक्चर एंड कॉलम। स्ट्रक्चर एंड कॉलम। इक्विवेलेंट टॉर्शन और बेंडिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने लास्ट चैप्टर जो अपना बचेगा ना, लास्ट 2 चैप्टर, तो अपना अपन जब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के चैप्टर में ही अपन इक्विवेलेंट बेंडिंग और इक्विवेलेंट टॉर्शन वाला चैप्टर, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, उससे अपन वहां करना पड़ेगा। ओके, चलिए डियर, स्ट्रक्ट और कॉलम में अपन कहाँ थे? तो स्ट्रक्ट और कॉलम में अपन कल देख चुके थे पीबी, और पीबी को अपने कल देखा था पाई स्क्वायर ई
आई मिनिमम अपॉन एली का स्क्वायर। आई होप सो अपन ने यही फॉर्मूला कल बकलिंग लोड का, यही फॉर्मूला कल अपन ने पढ़ा था, ठीक है। बकलिंग का कल यही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं लग रहे थे ना, आप एक बार मुझे सेंड कर दो, अभी के अभी सेंड कर दो एक बार, जितनों ने मुझे सेंड किया था एक बार मुझे क्वेश्चन सेंड कर दो वो अभी। तो अपन इस आज क्लास के लास्ट में आधे घंटे का डाउट सेशन लेंगे फिर, ठीक है। आधे घंटे का डाउट सेशन लास्ट के क्लास में लेने। यहाँ कुछ क्वेश्चन आए थे पर एक बार वापस सेंड कर दो, ओके। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको डील कर दूंगा। तो डियर, कल हमने एक चीज पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट लेंथ, सॉरी एली यानी इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ भी बोलते हो कभी कभी, इसे इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हो, और इफेक्टिव लेंथ भी बोला जाता है। ओके, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड द एली। चलो, कल अपन इस एली पे ही बात कर रहे थे। कल हम सब इस एली पे ही बात कर रहे थे कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। तो अपन ने क्या कहा कि जब कॉलम की एंड कंडीशन चेंज की, जब हमने कॉलम की एंड कंडीशन चेंज की, जैसे पहला कॉलम था जिसपे अपने दोनों एंड कैसे थे, हिंज थे, दोनों एंड अपने पास कैसे थे, हिंज थे। फिर हमने इसी कॉलम के ऊपर क्या किया, इसी कॉलम पे अपने दोनों एंड इसके क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। दोनों एंड इसी कॉलम के फिक्स कर दिए। उसके बाद अपन ने एक को फ्री कर दिया, एक को फिक्स कर दिया, और उसके बाद अपन ने एक को हिंज कर दिया और एक को फिक्स कर दिया। ये चार एंड कंडीशन मुझे दे रखी थी, ये चार एंड कंडीशन अपन को दे रखी थी। तो अपन ने बोला कॉलम तो एक ही है, लेकिन इसकी एंड कंडीशंस को अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इस एंड कंडीशन को चेंज करने पे, इसको बकल कराने के लिए जो मिनिमम लोड की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द बकलिंग लोड। उस बकलिंग लोड की वैल्यू सबके लिए अलग अलग आई थी। तो यहाँ पे बकलिंग लोड का वैल्यू इसके लिए, अगर आपने देखा है, अगर अपन बात करें तो इसके लिए अपने लिए बकलिंग लोड का वैल्यू कितना आ रहा था डियर, तो यहां आ रहा था पीबी इक्वल टू पीबी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। ये लेंथ एल थी डियर, बहुत प्यार से समझना आज, ठीक है। फिर जब इसकी बात की तो इसको बकल कराने के लिए 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन, अपने कल फॉर्मूला आया था एल स्क्वायर। फिर इस तीसरे केस के लिए अपने पास पीबी की वैल्यू आई थी पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन 4 एल स्क्वायर। और इस केस के लिए अगर आपने देखा हो तो 2 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। ये अपने पास चार फॉर्मूले बने थे, ये चार अपने पास फॉर्मूले बने थे कि किसी भी कॉलम को अगर बकल कराना है तो आपको मिनिमम कितना कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन ने यही कहा था कि यहां जो पी की वैल्यू होनी चाहिए ना, यहां जो पी लगाओगे तुम लोग, यहां जो पी अपन लगाएंगे, यहां जो अपन पी लगाएंगे उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू यहां जो लगाओगे उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो वगैरह वगैरह अपन ने बात की थी। तो अपने बात हुई थी, अपन ने यह बात की थी कि यार इनको समराइज कैसे किया जाता। तो अपन ने इन सारे फॉर्मूले को एक फॉर्मूले में बदला कि जनरलाइज फॉर्मूला ये लिख लो आप। तो जनरलाइज फॉर्मूला इन चारों को अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया था, एली का स्क्वायर। तो बात अपने पास उठी थी कि ये एली है क्या, तो अपन ने बोला इफेक्टिव लेंथ। तो कैसे डिफाइन करें, तो मैंने कल आपको एक डेफिनेशन तो बता दिया था कि इफेक्टिव लेंथ क्या है, इट इज द
it is the distance between adjacent zero movement, ठीक है। तो हमने कहा सर इस केस में क्या बात कर रहे हो, तो मैंने बोला यार हिंज पे मूवमेंट जीरो होता है और यहाँ पे भी जीरो होता है। अब इनके बीच का जो लेंथ है सर एल, यही इफेक्टिव लेंथ हो गया इसके लिए। मैंने बोला वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस की बात करो सर, तो हमने इस केस में जाना भी था। इस केस में अपन ने देखा था कि यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे इधर से और L/4 डिस्टेंस पे इधर से, देखा था या नहीं देखा था? मैंने दिखाया था तुमको, इसका BMD बनाया था जब, कि इसका जो पॉइंट ऑफ जो आपका मूवमेंट जीरो होता है वो यही होता है, यहीं पे L/4 और L/4। तो बीच में कितना बचेगा बेटा? तो यहाँ L ही बच गया L/2, L ही बच गया L/2। तो डियर यहाँ L इक्वल टू L/2 हो जाएगा ना। तो कंपेयर कर लो इसको और इसको, कंपेयर कर लो, वहां से भी तुम्हारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कंसेप्चुअल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब यहां बात करो, बोलो फ्री एंड पे मूवमेंट कितना होता है बताइए। लेट अस सी व्हाट इज द मूवमेंट, फ्री एंड पे मूवमेंट जीरो। सर एक मूवमेंट तो जीरो ये हो गया। मैंने बोला ठीक है, अपन ने क्या बोला, दो एडजेसेंट जीरो मूवमेंट के पे। अब बताओ दूसरा जीरो मूवमेंट कहां है? क्या यहां जीरो मूवमेंट होगा? क्या फिक्स पे कभी मूवमेंट जीरो होता है? नहीं सर नहीं होता है बिल्कुल। तो क्या, तो देखो डियर, इसने क्या कहा कि यार तुम इस टाइप से बीम बेंड होगी। मैंने बोला ठीक है, तो ऐसा करो ना, इतना ही नीचे की इमेजिनरी और मान लो, इतनी ही लेंथ का एक नीचे इमेजिनरी और मान लो, एक इमेजिनरी और मान ले। ये फिक्स हो गया, ये फ्री हो गया, तो यहां मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। यहां मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैं इतना ही नीचे इमेजिनरी मान लू कि एक इमेजिनरी और मान लो, कुछ ऐसा चला जाएगा, तो दो जीरो मूवमेंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, तो आप खुद देख लो, यही एल ही होना चाहिए। क्या ये 2L के बराबर नहीं है? क्या ये 2L के बराबर नहीं है? बोलो, एक ऐसा माना जा सकता है ना। तो यहां ध्यान से देखोगे तो एक जीरो मूवमेंट ये रहा और एक इमेजिनरी उतनी ही लेंथ पे नीचे हो सकता है। तो एल इक्वल टू, या कितना आ रहा डियर? यहाँ एल इक्वल टू 2L आ रहा है। इसी तरह से इस केस में हो सकता है। इसका एक और डेफिनेशन है, जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। इसको एक इस तरह से भी डिफाइन करोगे आप जब स्टिल में पढ़ोगे, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन two adjacent point of contraflexion, दो एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, दो एडजेसेंट जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन होंगे ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन का मतलब जीरो मूवमेंट होता है। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन का मतलब जीरो मूवमेंट होता है। तो डियर, अगर आप एक से ज्यादा जोड़ोगे ना, ऐसा जैसे मान लो आपने एक ऐसा जोड़ दिया, मेरी बात समझियो, ये आपने हिंज कर दिया लेट सपोज, और एक और ऐसे जोड़ दिया, तो आप देखोगे कि यार ये इस टाइप से बकल होगा। आप देखोगे कि यार इस टाइप से बकल होगा। तो इस टाइप से जब ये बकल होगा, आपके पास कुछ इस टाइप से बकल होने वाला होगा, ऐसे 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 जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यार ये मूवमेंट है ना, यार यहाँ आपका कर्वेचर चेंज होगा या मूवमेंट आपका जीरो होगा, क्योंकि वो है। तो इस टाइप से आप देखना पड़ेगा कि दो जीरो मूवमेंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं, पर आपको इतना लॉजिक लगाने वाली बात इसमें नहीं है। तो आप सिंपल सा समझ लो ये वाली चीज पीओसी। बात समझ आ गई? बात क्या यहाँ तक कल वाली समझ में आ गई कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है? या तो ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, दोनों ही सेम है और आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो अपन ने बात कर ली थी। ओके डन। चलिए अगला पेज देखते हैं।
ठीक है, पीओसी वाला एक बार बता दे डियर, ये क्या ये पीओसी नहीं था का संदीप? संदीप ये पीओसी तो था ही ना, यही तो पीओसी था। ध्यान से अगर तुमने बीएमडी बनाया हो तो ये पीओसी है। तो दो पीओसी के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका इफेक्टिव लेंथ है। यहां पे आपके पास पीओसी इतना डिस्टेंस पे आएगा, इसके बाद वापस कर्व चेंज होगा, वापस आप देखोगे तो वापस आपको नजर आएगा। तो यहां बात करो, यहां बात करो तो यहां आपको दिखेगा कि ये M0 यहां होगा और फिर इस टाइप से जाएगा और इस टाइप से जाएगा, एक M0 यहां होगा। यहां क्या है, दो जीरो मूवमेंट हो गए, यही आपके पीओसी होंगे, यही आपके पीओसी होंगे। और ये आएगा देखना L/√2 पे, ये आएगा L/√2 पे। तो वो निकाल लिया जाता है, तो अपन को इतना टेंशन लेना नहीं होता है, ठीक है। बस अपन को ये पता होना चाहिए जो टू जीरो एडजेसेंट जीरो मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस ही इफेक्टिव लेंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। ओके, क्या करें, चलिए अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना हो गया, इफेक्टिव लेंथ वाला हो गया। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ डियर, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। अभी रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, मेरी बात समझना डियर। क्या हुआ कि ये आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये आपकी एक एक्सिस थी, एक्स एक्स मान लो, और ये आपका मान लो वाई वाई। ये आपने कहा कि सर ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस है और ये वाई वाई एक्सिस है, ठीक है। लेट अस सी अगर इस पूरे एरिया को मैं, अगर ये मैं इस पूरे एरिया को एक पॉइंट में बदल दूं, ए में, मैं इसको पूरे एरिया को एक पॉइंट में बदल दूं और इसकी एक डिस्टेंस में मेंटेन करके चलूं, मैं इतनी डिस्टेंस लूं, मान लो मैंने ये डिस्टेंस के ली, और बहुत ध्यान से देखिए, अब अपन को इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस एरिया का क्या लेना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मुझे बताओ, मैंने तुम्हें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एक लाइन लिखाई थी कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने लिखाया था दैट इज द सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज द सेकंड मूवमेंट, दैट इज द सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। एरिया का जो सेकंड मूवमेंट होता है डियर, वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। आराम से समझना, ठीक है। हाँ, यहां क्या है कि हम मास की बात नहीं करते हैं, सोम में हमेशा प्लेन की बात की जाती है, सोम में हमेशा प्लेन की बात की जाती है, इसलिए हम एरिया, मास की जगह एरिया लेते हैं। तो मैं एरिया बात कर रहा हूं, अगर ठीक है। तो डियर मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया को एक पॉइंट एरिया में बदल दिया ए, और एक ऐसा रेडियल डिस्टेंस लिया, एक ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस हिसाब से लेना है कि जब मैं इस एक्सिस के अबाउट, एक्स और एक्स के अबाउट इसका सेकंड मूवमेंट लूंगा, इस एरिया का जब मैं सेकंड मूवमेंट लूंगा इसके अबाउट, तो वो मुझे क्या देना चाहिए, वो मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देना चाहिए। वो मुझे क्या देना चाहिए, उसको मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देना चाहिए। तो बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होना चाहिए, तो इस एरिया का सेकंड मूवमेंट लो। इस एरिया का सेकंड मूवमेंट लेने के लिए पहले फर्स्ट मूवमेंट लो। तो मूवमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का मूवमेंट क्या होता है, वो चीज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो चीज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिसे एरिया का लेना है तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का लेना है मूवमेंट तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, महेश सर का लेना तो महेश सर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। महेश सर को ही घुमाना हो कभी कि चलो महेश सर को पकड़ के घुमा देते हैं, ठीक है, घुमा सकते हो आप, ओके। तो सबका इस तरह से होता है, a इंटू के दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट, a इंटू के दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट, और
सेकंड लेना है तो ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए वापस मूवमेंट ले लो, ठीक है, वापस मूवमेंट ले लो, तो a इंटू के, फिर अपन ने क्या, ये तो फर्स्ट आया और एक और बार ले लिया, दैट इज द सेकंड, तो ये आ गया डियर ए के स्क्वायर। तो कभी आपसे कहे कि यार के निकालो, कभी आपसे कहे यार के निकालो, तो क्या बुराई है के निकालने में? क्या के का वैल्यू ये नहीं हो जाएगा डियर? क्या के का वैल्यू ये नहीं हो जाएगा डियर? अब आप बोलोगे सर बताओ कैसे निकाले, तो देखो डियर, एक बात समझो, क्या आप इसका आई एक्स एक्स बता सकते हो मुझे? क्या मुझे इसका आई एक्स एक्स बता सकते हो? 1/12 BD क्यूब। क्या आप लोग मुझे एरिया बता सकते हो इसका? सर BD, सर एरिया BD। अगर के निकालनी हो बेटा तो क्या बड़ी बात है यार, आई तुझे पता है 1/12 BD क्यूब, एरिया आपको पता है BD, और ये जो के आएगा ये कौन सी आएगी? एक्स एक्स वाली आएगी, क्योंकि आई आपने एक्स एक्स वाला लिया है, तो जो के आएगा रेडियस ऑफ जायरेशन वाला आएगा, वो भी के एक्स एक्स आएगा। तो यहां से डियर बी से बी कट गया, डी से आ गया डी स्क्वायर अपॉन 12, और कितना सिंपल है ना के निकालना, ये आ गया डी अपॉन 4√3। तो बोलो डियर, के निकालने में कोई प्रॉब्लम? के निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो नहीं है, वेरी गुड। ये ऐसे आपको पूरा मैकेनिक्स में बताया भी जाता है ना, मैकेनिक्स में पूरा खोल के बताया भी जाता है, तो मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे ये पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वनर्शिया, ठीक है। मैं सॉम में से इंक्लूड नहीं मानता हूं, मैं सॉम में बताता नहीं हूं जनरली। टू आएगा का? ओके, 2 आएगा तो 2 कर लेना, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलिए, मिटा क्यों दिया? क्योंकि यहां मैं नहीं जाता, मैं सफाई देना चाहती है एकदम, ठीक है। मैंने तक बताया, एक्सप्लेन किया, ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो डियर के आ गया। अब आप एक चीज बताओ, ये समझ में आ गई रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकाली जाएगी? रेडियस ऑफ जायरेशन समझ में आ गया कैसे निकाला जाएगा? यस। तो चलिए डियर आगे बढ़ते हैं, हम अगला टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिलेंडरनेस रेशियो। जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है डियर, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी मतलब ये मान के चलो हॉट टॉपिक है, ये भी क्या हॉट टॉपिक, मतलब अगर एसएससी जेईएन में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा क्या जाएगा, या तो फॉर्मूला, या इफेक्टिव लेंथ, या फिर ये वाला चीज। इन्हीं 3 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको देखने, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो निकालने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। सिलेंडरनेस रेशियो और अपन बढ़ रहे हैं बकलिंग स्ट्रेस, ये 2 टॉपिक अपन यहां आज अभी करेंगे। बकलिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो डियर हमने पीबी इक्वल टू पढ़ा सर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, एल ई का स्क्वायर, यही अपन ने जनरलाइज फॉर्म पढ़ा। हाँ, अब मुझे बताओ, हम ये जान चुके हैं एज वी नो कि आई मिनिमम बराबर, क्या मैं ए के स्क्वायर मिनिमम लिख सकता हूं? बोलो, क्या मैं आई मिनिमम की जगह ए के स्क्वायर मिनिमम लिख सकता हूं? कि ए के होता है, अब किसके अबाउट करनी है साहब? आई मिनिमम चाहिए तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो रेडियल डिस्टेंस होगा, जो रेडियस डिस्टेंस होगा, वो भी तो मिनिमम लेंगे, ठीक है। तो डियर यहां से मुझे बताओ, तो मैंने पीबी इक्वल टू लिख दिया पाई स्क्वायर ई, आई की जगह रख दिया डियर ए के स्क्वायर मिनिमम अपॉन एली का स्क्वायर, ओके। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, इस एरिया को नीचे डिवाइड कर दो डियर, पीबी अपॉन ए,
पाई स्क्वायर ई, पाई स्क्वायर ई। अब देखो यार, एरिया तो नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस के को इसके नीचे लिख दूं, सर ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूं बेटा। इस के को नीचे ले आया, इसका स्क्वायर कर दिया। मुझे बताओ, लेंथ एक डायमेंशन है क्या? एली एक डायमेंशन है, नहीं है? एक इफेक्टिव लेंथ एक डायमेंशन है ना? यस या नो में आंसर करो। क्या इफेक्टिव लेंथ एक डायमेंशन है? यस सर। क्या के भी एक डायमेंशन है? क्या के भी एक डायमेंशन है? ध्यान से देखो, आई का यूनिट क्या होगा? आई का यूनिट सर mm³, ए का यूनिट mm², तो ये भी तो ही निकलेगा करीबन। तो डियर दोनों ही डायमेंशन है, इसलिए अपन ने ऐसा किया। और यहां से एक बड़ा ब्यूटीफुल चीज निकली, ये तो बन गया सिग्मा बी बकलिंग स्ट्रेस, और डियर पाई स्क्वायर ई, और इसका नया नाम दिया गया लैम्डा का स्क्वायर, और लैम्डा इज कॉल्ड द सिलेंडरनेस रेशियो। लैम्डा को बोला जाता है सिलेंडरनेस रेशियो। ऑल क्लियर? सभी को क्लियर है? लैम्डा इज कॉल्ड एज अ सिलेंडरनेस रेशियो। स्पेल तो सही है, सिलेंडरनेस रेशियो। हाँ, mm की पावर 4 हो गई, 3 कर दी मैंने। 4 करो ना यार, 4 करोगे तो mm² आएगा, रूट है तो mm आ जाएगा, ठीक है। ओके, तनुता अनुपात बोलते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो डियर सिलेंडरनेस रेशियो आया आपके पास सर एली अपॉन के मिनिमम। अब बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, व्हाट इज द सिलेंडरनेस रेशियो? सर दैट इज द इफेक्टिव लेंथ टू द लिस्ट यानी मिनिमम, लिस्ट यानी मिनिमम, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, तो लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन दैट इज द के मिनिमम, दैट इज द एली, दैट इज द के मिनिमम। बोलो क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़े, अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। आज कौन सा? आज 26 जनवरी। वेरी गुड, ओके क्लियर, बड़ा सिंपल। अब डियर एक बात और समझो, जो आपका ये सिलेंडरनेस रेशियो है ना, ये प्रॉपर्टी है डियर। ये क्या ही है? ये प्रॉपर्टी है। लैम्डा की वैल्यू को देख के लैम्डा रिप्रेजेंट द वेदर ए कॉलम लॉन्ग या शॉर्ट। लैम्डा की वैल्यू को देख के आप ये पता कर सकते हो कि कॉलम लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है। लैम्डा ये रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम या ज्यादा होगी तो वो पता लग जाएगा कि ये लॉन्ग है या कॉलम है, लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है। जैसे ऐसा कहा जाए कि लैम्डा 80 से ज्यादा आ जाता है, किसी में देखो यार जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, लैम्डा 80 से ज्यादा, किसी में 90 भी बताया जाता है, ठीक है। लैम्डा अगर एल नहीं है ये, लैम्डा अगर 80 से ज्यादा हो तो उस कॉलम को लॉन्ग कॉलम बोला जाता है, और लैम्डा की वैल्यू 80 से कम है तो उसे शॉर्ट कॉलम बोलते हैं जनरली। और डियर जो लॉन्ग कॉलम होगा उसका फेलियर किसकी वजह से होगा? एवरीवन शुड बी आंसर। अगर कोई लॉन्ग कॉलम होगा तो उसका फेलियर किसकी वजह से होगा? किसकी वजह से वो फेल होगा ये बताओ। बकलिंग की वजह से। और शॉर्ट कॉलम होगा उसका फेलियर किसकी वजह से होगा? और अगर शॉर्ट कॉलम हुआ तो उसका फेलियर किसकी वजह से होगा? क्रसिंग की वजह से। वेरी गुड, क्रसिंग की वजह से, वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई यहां तक?
यहां तक ये बात समझ में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक के। अब देखो कैसे पूछेगा मैं ये भी बता देता हूं तुम्हें, कैसे पूछेगा ये भी तुमसे बता देता हूं। 2 दिन क्वेश्चन 80 से 32 मीडियम कॉलम बोल देते हैं ना, मीडियम बस। शॉर्ट और मीडियम, मीडियम को कभी, मीडियम का मतलब वो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, इस तरह से होता है ना। इधर समझो वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। डियर एली आपके पास कितने हैं? 4 एंड कंडीशन के लिए 4 एली है, 4 एंड कंडीशन के लिए 4 एली है। ओके, तो आपसे वो कंपैरिजन कराएगा लेमडा में। लेमडा में क्या कराएगा? कंपैरिजन। के तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यार बकलिंग और बेंडिंग में डिफरेंस है बेटा। बेटा बकलिंग और बेंडिंग में क्या है? डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस समझो डायमेंशंस का है। ये जो जितने भी ये आपके कॉलम होते हैं ना, इनके सिलेंडर होते हैं। मैंने कल भी बताया था, जिनका डाया या रेडियस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लेंथ, तो उनमें बेंड नहीं होती, वो बकल होती हो। ठीक है, वो क्या होता है? वो बकल होता है। लगती बेंडिंग जैसी ही है, लगता बेंडिंग जैसा ही है, पर वो बकलिंग कहलाता है, क्योंकि एक तो वो वर्टिकल है, और ये जो ये हॉरिजॉन्टल होता है आपका बीम, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है बीम, तो ये पर फॉर्मूला बकलिंग बेंडिंग का ही लगाते हैं। याद हो तो बेंडिंग का ही, जो बेंडिंग में डिफ्लेक्शन आता है ना, वही डिफ्लेक्शन उसी तरह से निकाला जाता है। तो बात एक ही है, पर थोड़ा सा डायमेंशंस की वजह से डिफरेंस है। 1 मिनट यार, किसका? ठीक है, और अब बाप रे, इतना तगड़ा एग्जाम्पल। तो चलिए डियर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये 2 टॉपिक करा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा लिमिटेशन ऑफ आइलर थ्योरी। ठीक है, ठीक है। हाँ, पढ़ाई की बात कर लो पहले। इधर समझो भैया क्या लिमिटेशन है। तो एक लिमिटेशन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आइलर्स थ्योरी इज नॉट वैलिड Euler's theory is not valid for the short column। Euler's theory शॉर्ट कॉलम में नहीं लगाते हैं। क्यों? Euler's theory is not valid for the short column। इधर 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 नारा लगाया जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खत्म, नारा हो गया पूरा। जय है, जय है, जय है, और जय ही रहेगी हमेशा। वेरी गुड। डियर बहुत अच्छी बात है। एक बात मन में बिठा लो, देश से बढ़ के कोई नहीं। ठीक है, देश से बढ़ के कोई नहीं। कोई तुम्हारे देश की बुराई करे तुम्हारे सामने, तुम्हें उसे सहना नहीं चाहिए, रिजिड बनना होगा, और ये जरूरत है। ठीक है, हमेशा कोई देश के बारे में कुछ भी कहे, वो कोई भी हो, उसका अपोज करना होगा। ठीक है, वो भली नेता हो, वो अभिनेता हो, वो कुछ भी हो, अगर वो तुम्हारे साथ तुम्हारे देश के खिलाफ बोल रहा है, तुम्हारी संस्कृति के खिलाफ बोल रहा है, तो तुम्हें उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ने वाले अब। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो उसके। और भारत तो यार तुम्हें पता है ना, कितने ही आक्रमणकारी आके चले गए, क्या बिगाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया। हम आज भी वही हैं जो पहले थे, और आने वाले 10 सालों में तो अपन पता नहीं बहुत अच्छी लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखो अपन बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं आगे। वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन? इंडिया।
दो दो वैक्सीन बना डाली अपन ने, अब बेचेंगे उसको, मस्त पैसा कमाएंगे। ठीक है। और धीरे धीरे यार, पहले लो इनकम ग्रुप की बात नहीं है, आप देखो कि अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सही कर रहे हैं, लोग बाग सही चल रहा है, पर अपनी जनसंख्या बहुत है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स अपने सामने है। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है अपने पास कि अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अपने जो रिसोर्सेस है वो कम है, फिर भी अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं उस चीज़ों में। और अपन सब अगर मिलके चलेंगे, मिलके करेंगे, तो अपन अच्छा कर डालेंगे। ठीक है। ठीक है। और वैकेंसी जैसे सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए डियर, पर सबके लिए नहीं होती ना, तो अपन और सेक्टर में भी करते हैं, लोग बात कर रहे हैं, पर सही से चलने दो देश को, सही चलता रहे बस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, अपनी सबसे बड़ी समस्या है ना, वो अभी जनसंख्या की है। कुछ मुद्दों पे गौर किया जाएगा तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आएगा कि यार पॉपुलेशन कंट्रोल, ये अपने पास बहुत अब इतना इतना इतनी जनसंख्या, मजा है लेकिन अपने देश में, अपने देश में और क्या है, मजा है लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो, प्रॉब्लम ज्यादा हो, लोग मजे उठाते हैं हर चीज के। ठीक है। अरे इकोनॉमिक्स जीरो गई, फिर भी लोग मजे में। यहाँ लोग क्या करते हैं, मजे में रहते हैं। ठीक है, मजे उठाते, दुख हो सुख हो, मजे उठाने का काम है यहाँ के लोगों का, खुश रहते हैं वो, बस आराम, बस। ठीक है। तो तुम भी यही चाहेंगे? हाँ, मजे एकदम। लॉकडाउन में लोगों ने कहा लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, अरे खूब मजे उठा रहे थे। गवर्नमेंट कह रही थी घर के अंदर रहो, अरे नहीं, हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर रहेंगे। भाई तुमने देखा होगा ना, लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने कहा अंदर रहो, अरे अंदर कैसे रह जाए भाई साहब, थोड़ा चक्कर माराते हैं गाड़ी से एक बार, देखाते हैं कोई इधर उधर की बात तो नहीं हो रही ना। इतने मजेदार है अपने देश के लोग, मस्त एकदम चिल। चलो, चलिए अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म करने के बाद 5 मिनट का फिर अपन ब्रेक लेंगे, ब्रेक मतलब फिर 5 मिनट बात करेंगे डियर। ठीक है। और कुछ भी हो यार, एक महीना मजा आया था, कुछ भी बोलो, एक महीना मजा आया था, फिर बाकी टाइम थोड़ा सा रहा। ठीक है। पुलिस वालों के डंडे दिखा रहे हैं और मजा आया था, एक महीना मजा आया था। ठीक है। अगर राजनीति नहीं हो ना तो मजे है, अब ये राजनीति हो जाती है तो फिर काम गंदा हो जाता है। इधर देखो डियर, आइलर्स थ्योरी शॉर्ट कॉलम के लिए क्यों वैलिड नहीं, इस पे बात करो अब तुम, इधर आ जाओ। आइलर्स थ्योरी शॉर्ट कॉलम के लिए क्यों वैलिड नहीं है, इस पे बात करो तुम। क्योंकि शॉर्ट कॉलम में क्या होता है डियर, क्रसिंग होती है पहले, बकलिंग नहीं होती है। शॉर्ट कॉलम फेल होता है क्रसिंग में, क्रसिंग में जब वो फेल हो जाता है तो उसमें बकलिंग नहीं होगी, और बकलिंग होगी तभी जाके आइलर्स थ्योरी लगेगी, और तभी जाके वो लॉन्ग कॉलम बनेगा। तो डियर, Euler's theory is not valid for the short column because it fails in crushing। अब सर क्रसिंग में क्यों फेल हो जाता है, बात करते हैं। तो डियर, अगर मैं आपसे कहूं कि वैलिडिटी ऑफ आइलर्स थ्योरी, वैलिडिटी ऑफ आइलर्स थ्योरी, वैलिडिटी ऑफ आइलर्स थ्योरी, मुझे बताओ आइलर्स थ्योरी कब वैलिड है। तो मैं एक दो कंडीशन तुम्हें दे रहा हूं कि बकलिंग स्ट्रेंथ जो बकलिंग स्ट्रेंथ है वो क्रसिंग से कैसा हो, कम हो, या फिर बताओ बकलिंग स्ट्रेंथ क्रसिंग से ज्यादा हो। बताइए कब आइलर्स थ्योरी लगेगी इन दोनों केस में से।
कब तुम्हारा वैलिड होगा कि बकलिंग स्ट्रेंथ क्रशिंग से कम हो, जैसा यहां है, या बकलिंग स्ट्रेंथ क्रशिंग से ज्यादा हो। आराम से सोच समझ के जवाब दियो। मैं चाहता हूं आप सब सोच समझ के जवाब दें। 1 आंसर दे रहे हो, 2 आंसर दे रहे हो, ठीक है, देखते हैं। लेट अस सी अरे यार एक चीज समझो, रुको। मैं तुमसे कह रहा हूं ये 100 है, ये 120 है, ये 120 है, ये 100 है। मेगा पास्कल ले लेना, मेगा पास्कल ले लेना। अब एक चीज बताओ, तुम जब फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस इंड्यूस होगी, तुम फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस इंड्यूस होगी। तो पहले 100 पे पहुंचेगा या 120 पे पहुंचेगी चीज, पहले तो ये बताओ। पहले 100 पे पहुंचेगा या 120 पे पहुंचेगी? 100 पे पहुंचेगा। तो अगर 100 पे पहुंचेगा, तो अगर 100 पे पहुंचा तो ये तो यही बकलिंग में फेल हो जाएगा ना, ये तो बकलिंग में फेल हो जाएगा 100 पे पहुंचते ही। यहां बकलिंग में फेल होने के लिए 120 चाहिए, यहां बकलिंग में पहुंचने के लिए 120 चाहिए। जैसे ही 100 पहुंचा वो क्रशिंग में फेल हो गया, तो ये वाला कॉलम तो क्रशिंग में फेल हो रहा है इस कंडीशन में, और ये वाला कॉलम बकलिंग में फेल हो रहा है। भैया क्या हो तुम, कहा हो सेकंड वाला साइन चेंज करो, क्यों चेंज करूं? ओके, ये वाला ये ना, ये कर दो ना, ऊपर तो सही था ना, बोलो। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, कौन सी कंडीशन लगेगी? फर्स्ट वाली, फर्स्ट कंडीशन लगेगी भैया। अगर आपको बकलिंग में फेल कराना है तो बकलिंग स्ट्रेंथ कम होना चाहिए क्रशिंग से, और क्रशिंग में फेल कराना तो क्रशिंग कम होनी चाहिए, क्रशिंग की कैपेसिटी कम होनी चाहिए। तो तुम उल्टा क्यों बोल रहे थे पहले बताओ? तुम सोचते नहीं होगा, दिमाग नहीं लगाते हो हल्का सा भी। तो डियर सिग्मा बी इज लेस देन सिग्मा सी। ओके, तो डियर सिग्मा बी की वैल्यू आई थी तुम्हारे पास पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर। देखो एक बार, क्या यही आया था का सिग्मा बी? सिग्मा बी क्या यही आया था का? ये रहा सिग्मा बी, पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर दैट मस्ट बी लेस देन सिग्मा सी। ओके, तो ऐसा करो, पाई स्क्वायर ई, इस सिग्मा सी को इधर ले आओ और इस लेमडा को इधर ले जाओ। तो डियर यहां से लेमडा क्या आया? बहुत प्यार से समझियो, आप इसको बराबर भी कर सकते हो, है ना, बराबर भी कर सकते हो। क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि अगर तुम्हें आयलर्स थ्योरी लगानी है तो लैम्डा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जो लैम्डा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इन इक्वल टू रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी। अगर लैम्डा की वैल्यू से ज्यादा होगी तभी जाके आपके पास बकलिंग होगी, और बकलिंग होगी तो आयलर्स थ्योरी लगेगी। यस या नो का आंसर करो, यस या नो में आंसर करो। क्या ये बात समझ में आई कि अगर लैम्डा की वैल्यू इससे ज्यादा हुई? अब मुझे बताओ डियर, ये लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ लॉन्ग कॉलम या शॉर्ट कॉलम? यहाँ लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? लॉन्ग को। तो लॉन्ग कॉलम होने के लिए क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता यहां से? क्या यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि लॉन्ग कॉलम होने के लिए लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी? यस या नो में आंसर करो कि लैम्डा को लॉन्ग कॉलम होने के लिए इससे ज्यादा होना पड़ेगा। तो किसी भी चीज का अगर आपको लॉन्ग कॉलम पता करना है तो आप क्या करो, जैसे स्टील की बात करें, स्टील में ई का वैल्यू तुम जानते हो, ई का वैल्यू कितना होता है? 21G गीगा पास्कल।
और डियर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 250 मेगा पास्कल। 200 भी ले सकते हो आप इसे ना, आप 200 भी करीबन कर सकते हो यार, 200 भी ले ले सर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। अब आप यहां से स्टील के लिए निकालो, स्टील के लिए निकालो पाई स्क्वायर ई आ गया 200 इंटू 10 की पावर 3 और ये आ गया 250। बोलो लेमडा कितना आ रहा है एक बार देख के बताओ, कैलकुलेट करके बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जब तक मैं लड्डू खा लेता हूं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का लड्डू आ चुका है, तो जब तक आप निकालो। ठीक है, और आप मम्मी पापा से बोलो लड्डू लाओ, अभी व्हाट्सअप कर देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना, ग्रुप पे व्हाट्सअप कर देंगे लड्डू का, देख के मन भर लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या पता लगा डियर, डियर यहां से एक चीज पता लगी कि स्टील के कॉलम को अगर लॉन्ग कॉलम होना है तो उसका लेमडा इससे ज्यादा होना चाहिए, और आंसर आता है, आंसर देते हैं बुक वाले 90, करीबन 90। अगर लेमडा की वैल्यू 90 से ज्यादा है स्टील कॉलम तो वो लॉन्ग कॉलम होगा, वो लॉन्ग कॉलम होगा। बात समझ में आई? ठीक है, कि अगर लेमडा की वैल्यू 90 से ज्यादा हुई, 90 से ज्यादा हुई स्टील के लिए, तो वो कॉलम लॉन्ग में गिना जाएगा। ऐसा एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अरे खा लो, कुछ भी खा लो यार, जो भी खाना है तुम्हें। ठीक है, दिमाग मत खाओ, बस इधर देखो। बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कि स्टील कॉलम के लिए वो लॉन्ग कॉलम तभी होगा जब उसका लेमडा 90 से ज्यादा होगा। तो ये लेमडा डिसाइडिंग कैसे होता है? इसी फॉर्मूले से लेमडा डिसाइडिंग होता है। तो जनरलाइज वे में अपन उसे कैटेगराइज कर देते हैं कि इससे ज्यादा इससे कम कर लो तो थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है, इसलिए अपन 80 से ज्यादा बोल दिया, किसी बुक में 90 से ज्यादा होता है, किसी में 120 से ज्यादा होता है। तो वो अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं उसको। तो चलिए डियर, तो यहां तक ये वाली बात भी समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पेज। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द रैंकाइन थ्योरी। दैट इज कॉल्ड द रैंकाइन थ्योरी। आयलर साहब ने जो कहा वो ओनली लॉन्ग कॉलम की बात की। आयलर साहब ने जो कहा स्टैंडर्ड वैल्यू तो 88.85, 89 लोगे भाई, 89 लोगे, लेकिन 90 लेते हैं वो, अराउंड फिगर में वो 90 बोल देते हैं। तो मनमोहन सिंह, क्या नाम है यार, प्रणाम आपको भी स्वतंत्रता दिवस पे। स्वतंत्रता दिवस थोड़ी रिपब्लिक डे, तो उस पे क्या लिखा संजय? एल से भी करते हैं, पर एल से भी करते हैं, पर एल ये अपन ने लेमडा की लेमडा से कंसीडर किया है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब रैंकाइन थ्योरी देखो साहब, आयलर्स ने कहा कि मैं ओनली और ओनली किसकी बात करूंगा? आयलर्स ने कहा कि मैं ओनली और ओनली बात करूंगा डियर किसकी? लॉन्ग कॉलम की।
पर रेंकाइन ने कहा कि यार और बच्चों के बारे में क्या कहोगे, तो इन्होंने कहा कि रेंकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द Rankine theory is applicable for the both long and short column. अगला, ठीक है। Rankine theory is applicable for the both long and short column. पता है ये फेलियर कौन सा आएगा, इसके अकॉर्डिंग फेलियर कौन सा मानेगा, ये क्या आइडिया लगा सकते हो? उसने कौन सा फेलियर माना होगा? क्रशिंग फेलियर, बकलिंग फेलियर या बोथ? क्रशिंग फेलियर, बकलिंग फेलियर या बोथ? बहुत आराम से यार, बहुत, क्योंकि इसने कहा कि यार दोनों, मैं सबके लिए कर रहा हूं बात, तो दोनों हो सकते हैं। तो इसने माना इट इज अज्यूम फेलियर मे बी बोथ का मतलब बकलिंग एंड क्रशिंग। इसने दोनों ही फेलियर को माना, ठीक है। और इसने एक फॉर्मूला दिया, Rankine gives the Rankine load 1 upon PR इक्वल टू, इसने कहा 1 upon PB प्लस 1 upon PC। इसने ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। यहां PR क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यहां PR क्या है? PR इज द Rankine लोड। PB क्या है? PB इज द बकलिंग लोड। और PC क्या है? PC इज द क्रशिंग लोड। ठीक है। तो डियर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो 1 अपॉन PR, ऐसा करो नीचे एलसीएम ले लो, तो PB PC एलसीएम में आया तो ऊपर बचा PB प्लस PC। तो PR का फॉर्मूला अगर आप देखो, PR निकालना हो तो जस्ट रिवर्स कर दो, तो PB प्लस PC, तो ये आपके पास आया बकलिंग लोड का फॉर्मूला। हाँ कर सकते हैं संजय कर सकते हैं, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी जगह करने की अपेक्षा लेमडा से किया। क्यों? क्योंकि लेमडा में रेडियस भी आ जाती है। लेमडा में क्या आ जाता है? रेडियस भी आ जाता है। तो रेडियस से पता चल जाता है कि यार लेंथ बहुत ज्यादा है और रेडियस कम है, लेंथ बहुत ज्यादा और रेडियस बहुत कम है, तो वहां फिर बकलिंग आने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इधर देखो, इतना हुआ। चलो थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं डियर। तो PB बराबर तुम्हारे PR बराबर तुम्हारे पास आया PB प्लस PC। क्या यही आया था क्या? या गलत लिख दिया मैंने गलत लिख दिया क्या? एक बार देखना, ये नीचे आ गया ऊपर हो गया, ओके, उल्टा कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं यार? PB PC, ओके, सही तो था। PB प्लस PC, ऐसा करो PB को कॉमन ले लो दोनों साइड से। जब PB ऊपर से कॉमन लोगे तो PC बचेगा, और यहां बचेगा 1 बाई PC अपॉन PB। PB से PB चला गया डियर, ये बचा PC, ये बची 1 प्लस PC अपॉन PB। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो PB की वैल्यू जल्दी से बताओ सर। PB की वैल्यू पाई स्क्वायर E I मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने।
यही पढ़ा था हमने। और पीसी की वैल्यू को क्या मैं सिग्मा सी इंटू ए लिख सकता हूं क्या? पीसी की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें सिग्मा सी क्रशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेस बराबर पीसी अपॉन ए। तो अगर पीसी निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं। पीसी की वैल्यू मैंने रखी डियर सिग्मा सी इंटू ए, ये रखा 1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए। और पीबी की वैल्यू रखी पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन लैम्डा एली अपॉन एली। तो एली का स्क्वायर ऊपर चला गया, एली का स्क्वायर ऊपर चला गया। ओके, अब बहुत ध्यान से मेरे फॉर्मूले को वेरीफाई करना, देखना। एसएससी जयन में नहीं है, टेस्ट सीरीज में काफी आता है, जयन में भी आ जाए तो कोई मतलब दोहरा ही नहीं है। तो आप करो इसको, सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए इंटू एली का स्क्वायर पाई स्क्वायर ई। डियर आई मिनिमम को मैं क्या लिख सकता हूं? आई मिनिमम को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ए के स्क्वायर का मिनिमम नहीं लिख सकता? क्या मैं इसे ए के स्क्वायर का मिनिमम नहीं लिख सकता? तो डियर एरिया से एरिया यहां कैंसिल हो जा रहा है, तो सिग्मा सी इंटू ए ये तो ऊपर बच ही रहा है 1 प्लस सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। एक तो ये बचा, एक तो ये बचा, और ए से ए कट गया, और एक बच रहा है डियर एली अपॉन के मिनिमम का स्क्वायर। तो यहां से अगर ध्यान से देखो तो सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस डियर इसको बोला जाता है एल्फा, और ये हो गया लैम्डा का स्क्वायर। एल्फा, एल्फा को बोला जाता है रैंकाइन कांस्टेंट, रैंकाइन कांस्टेंट। क्या वैल्यू रैंकाइन कांस्टेंट की? सिग्मा सी फिक्स क्वांटिटी होती है, पाई स्क्वायर फिक्स, ई की वैल्यू भी फिक्स, दैट इज द एल्फा और दैट इज द पी आर। तो कभी कभी एग्जाम में ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो एक बार देख लो, अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। एक बार यहां तक देख लो, फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लो। इसे बोला जाता है रैंकाइन कांस्टेंट। ओके, और यार ये रैंकाइन कांस्टेंट जो होता है ना, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। क्यों सर, मटेरियल पे कैसे? भैया ई और सिग्मा सी ये मटेरियल के लिए डिपेंड करेगी। ई हर मटेरियल के लिए अलग होता है, सिग्मा सी अलग होता है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ये मैं कुछ वैल्यूज भी लिख देता हूं, तो उस वैल्यूज पे ध्यान देना। अगर एल्फा की वैल्यू यही है ना, सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर, यही आया अपने पास, वेरी गुड। तो डी यार ये माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू होती है हाँ बताते हैं। एल्फा की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए जो होती है वो होती है, ये माइल्ड स्टील के लिए जब निकालोगे वैल्यू रखोगे तो माइल्ड स्टील के लिए निकलेगी 1600 निकलेगी आपके पास कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद कर लो तो सही है, ये वैल्यू आप याद कर लो तो सही है। ठीक है, इतना होगा। ओके, वुड के लिए भी देख लो, अगर वुड आपके उसमें पूछ लिया जाता है स्टील में, वुड के लिए होती है 750, इतना वैल्यू निकल के आता है। अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, एक बार बोलो। सर पीआर में वैल्यू पुट की हो बताना। यहां अरे कौन सी लाइन? 1 2 3 4 लाइन बताओ, लाइन नंबर बताओ। सर सिग्मा सी तो लोड के साथ भाई जो सिग्मा सी होगा वो मैक्सिमम कहां तक हो सकता है भैया? यही होगा ना मैक्सिमम, तो बेटा इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। सिग्मा सी की जो परमिसिबल से मैक्सिमम तो हो नहीं सकता। परमिसिबल कैसे निकालते हैं?
परमिसिबल कैसे निकालते हैं? फेलियर से। फेलियर फिक्स होती है। फेलियर क्या होता है? फिक्स होता है ना। तो ये सिग्मा सी का मतलब इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ है। क्रशिंग स्ट्रेंथ है। एक चीज देखो, एक चीज थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। यार दो टर्म होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है क्या? स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, ये दो टर्म होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है क्या? बोलो। थर्ड लाइन। ओके, एक बार इनको थर्ड लाइन समझाते हैं जब तक आपका ये डियर पीबी से पीबी निकाला, ऊपर पीसी बचा, ये 1 प्लस पीसी अपॉन पीबी बचा, पीबी से पीपी कट गया, ऊपर पीसी बचा, 1 प्लस पीसी अपॉन पीबी। इसमें क्या बताऊं मैं, बता, इसमें मैं क्या बताऊं? इस वाले तीसरी लाइन में मुझे तो समझ ही नहीं आया। इसके बाद पीसी की वैल्यू रख दी, सिग्मा सी इंटू है 1 प्लस पीसी की वैल्यू रख दी, पीबी की वैल्यू रख दी, क्या किया? यार क्या कर रहे हो तुम लोग? स्ट्रेस क्या है? पहले तो स्ट्रेंथ समझो। जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगी ना बॉडी में, मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी में रहेगी उसी को बोला जाएगा उसकी स्ट्रेंथ। कि विदाउट फेलियर वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस को सस्टेन कर पा रहा है, वो है उसकी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेस एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है डियर, ये लोड के साथ बदलती जा सकती है। स्ट्रेस एक वेरिएबल है, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेंथ हर चीज की क्या होती है? फिक्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई हल्की फुल्की? यस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बॉडी में विदाउट फेल हुए आप कितना मैक्सिमम स्ट्रेस दे सकते हो, वही उसकी स्ट्रेंथ है। फिक्स होती है, लेकिन स्ट्रेस लोड के साथ बदलती है। तो आई थिंक सो अब क्लियर हो गया होगा वो चीज, है ना? जिसने भी पूछा था अब क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बोला? बकलिंग स्ट्रेंथ। मैंने क्या बोला? क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और उनको भी क्लियर हो गया, तीसरी लाइन वालों को भी। ये तीसरी लाइन वालों को क्या क्लियर नहीं हुआ ये बताओ? तीसरी लाइन में क्या समझाऊं मैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या समझाना, एक बार वो समझा दो मुझे कि सर ये समझाना। फिर तो आप बोलो सर यही समझा देते तो मुझे समझ में आ जाता ना। वेरी गुड। तो एक बार बेटा थोड़ा सा एक बार देख, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता डियर। आगे बढ़ूंगा, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड। इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड बहुत प्यार से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसी में है, कॉलम में ही है, कॉलम में ही समझाने की कोशिश करूंगा। वुड की वैल्यू 750, वुड की वैल्यू 750, वुड की वैल्यू 750 करीबन, है ना? 750। नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया तो मैं तो 2 बार कहता हूँ, 2 बार पूछो मुझसे। पर थोड़ा सा यार मुझे समझ में आना चाहिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। ये मुझे समझ में आएगा तो मैं बता पाऊंगा, है ना? तो मैं ऐसा नहीं कर, मना नहीं करता किसी के लिए। अब एक चीज तुम अब मजाक मत करना। अब की बार मजाक किया उठा के क्लास से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। अब इधर समझो, डियर ये तुम्हारे पास बॉडी थी और तुमने एक इसके सेंटर पे ये पी फोर्स लगा रखा था, एरिया ए था। बोलो ए पॉइंट पे कितना स्ट्रेस? बोलो जी बोलो, ए पॉइंट पे कितना स्ट्रेस? पी बाई ए। वेरी गुड सर, पी बाई। बी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस? बी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस? क्या ये भी पी बाई पे बताया था मैंने? सेम। सी पे कितना? अरे सर आपने एक लॉजिक दिया था कि कभी भी सेंट्रोइड पे फोर्स लग जाए
तो हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होगी, खत्म कहानी। यही बताया था, यही तुमने आंसर कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ इस बात से, मतलब इतना लिटरली खुश हो रहा हूं कि मजा आ गया मुझे। चलो वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इसे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड, इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड। ठीक है, अब देखो डी, यही बॉडी है, सेम सेम बॉडी है, लेकिन अब मैंने लगाया है मूवमेंट। अब मुझे बताओ ए पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस। अब मुझे बताओ इस ए पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस। बहुत कम है, ध्यान से चलाइए, बहुत ध्यान से ना आगे। होगिंग सेगिंग, होगिंग या सेगिंग, पहले तो ये बताओ, होगिंग या सेगिंग। होगिंग, होगिंग में अपर फाइबर किसमें होते हैं? होगिंग में अपर फाइबर किसमें होते हैं? टेंशन, एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्सिमम नहीं हो जाएगा क्या इस पे? जीरो कौन बता रहा था मुझे बताओ। अरे तुमने बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बड़ा बताया था, तो ये भूल गएगा तुम? और इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बताया था ना, अभी तो कल परसों भी बताया था कि इसका तो हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होता है, एवरेज। एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्सिमम, क्योंकि वाई मैक्सिमम है। अगर मैं पूछ लेता इस सी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस, तो फिर तुम कहते एम अपॉन आई, और सर वाई की वैल्यू तो जीरो है इसलिए जीरो आएगी। अब तुम जीरो बोल सकते थे। अगर तुमसे पूछ लिया कि बी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस, तो अब तुम बोलोगे माइनस का एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स। सर माइनस क्यों लगाया? अरे नीचे वाले कंप्रेशन में होंगे, नीचे वाले कंप्रेशन में, ऊपर वाले टेंशन में। ये बात कितनों को अब समझ में आ गई? चलो थोड़ा गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समझ में आ गई का? ये पहले चैप्टर में पढ़ाया था, ये तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था तुम्हें। क्लियर है? क्लियर है? ये मैं बेसिक जानना चाह रहा था कि तुम भूल तो नहीं गए ना। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि सर अब आ गया। अगर सेगिंग लगाते थे, अगर सेगिंग टाइप का होता तो अपर फाइबर किसमें हो जाते? कंप्रेशन में, नीचे वाले टेंशन में, तो हम प्लस माइनस का साइन ले लेते। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो डियर, आप इसको एम बाई जेड भी लिख सकते हो, और इसको आप माइनस एम बाई जेड भी लिख सकते हो। कितना एग्री करते हो मेरी बात से? कितना एग्री कर सकते हो कि इसे एम बाई जेड भी लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि आई के नीचे जब वाई मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे तो जेड बन जाएगा। फुल एग्री? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक और बात आप लोगों से करते हैं। बोलिए जी, स्ट्रेस ए और सी और बी पे स्ट्रेस बताओ। सिग्मा ए, सिग्मा बी, सिग्मा सी पे स्ट्रेस बताओ। कितना स्ट्रेस? एवरीवन शुड बी ट्राई, और जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। माइनस कौन लगाएगा, मैं या तुम? गुरुजी आप ही लगा दो, गुरुजी आप ही लगा दो माइनस।
हमसे तो नहीं लग रहा। हर जगह सेम लेकिन कंप्रेशन, हर जगह सेम लेकिन क्या लगेगा, माइनस पी बाई ए। कंप्रेसिव लोड है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस सेटअप हो जाएगी। ओके, तो चलो ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये हुआ। आगे बढ़ो। इसेंट्रिक लोड पढ़ाए थे तुम्हें? ठीक है, चलो काम करते हैं एक छोटा सा, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाए फिर। ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और तुमने लोड लगा दिया यहां भाई साहब। कितना इसेंट्रिसिटी पे? मान लो ई इसेंट्रिसिटी पे। ठीक है, आपने एक लोड लगा दिया पी इसेंट्रिसिटी पी पे, ई पे सॉरी। तो मुझे बताओ, अगर इस लोड को मैं यहां ट्रांसफर करूं, अगर इस लोड को मैं यहां ट्रांसफर करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो, यहां अगर इसे ट्रांसफर किया जाए, एक लोड P सर इधर लगाओ, एक लोड P सर इधर लगाओ। सर ये लोड आपका प्रीवियस P लग ही रहा था, मैंने ऐसे ही समझाया था, समझने वाले समझो। ठीक है, हाँ उत्कर्ष, बाय द वे आज क्लास ऑफ रहनी चाहिए थी, पर तुम जयन बनोगे इसलिए तुम्हारे लिए ऑफ नहीं की। ठीक है, तुम्हें जयन बनना है, देश की सेवा करना, उसको उस भावनाओं को देखते हुए हम लोग सुबह उठ के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑफ होना चाहिए था। इधर देखो, एक अब डियर ये वाला और ये वाला तो क्या बनाएगा, मूवमेंट, और ये हो गया लोड। तो मैंने वहां पे भी समझाया था तुम लोगों को कि जब भी सेंट्रिक लोड आ जाएगा तो एक लोड और एक मूवमेंट आएगा। ध्यान से देख लो, वही चीज हो रही है यहां पे भी। ठीक है, तो डियर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक लोड तुम्हें P दिखाई दे रहा होगा, ये वाला P बचेगा, और ये क्या देगा, मूवमेंट। तो मूवमेंट ये दे दिया M इक्वल टू PE। कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया कि इस सेंट्रिक लोड का जो इफेक्ट हुआ फाइनली, जो हमने कहा था कि एक तो लोड आएगा सर और एक मूवमेंट आएगा, मूवमेंट की डायरेक्शन समझ में आ गई, मूवमेंट की डायरेक्शन समझ में आ गई। ठीक है, अरे ऐसे घुमा दो ना, इसको मूवमेंट में लेना, ये इन दोनों को। क्यों सर? मूवमेंट के लिए दो इक्वल और अपोजिट लोड चाहिए। समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक अगर समझ में आया तो इसके आगे बढ़े। मुझे बताओ, मुझे इस ए पॉइंट पे स्ट्रेस निकालनी है, मुझे इस ए पॉइंट पे स्ट्रेस निकालनी है, तो इस पी की वजह से क्या सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस लिख दूं? क्या सिग्मा डायरेक्ट आएगा पी की वजह से? इस पी की वजह से तो सर सिग्मा डायरेक्ट या सिग्मा एवरेज, और इस मूवमेंट की वजह से सर सिग्मा बेंडिंग। सर सिग्मा बेंडिंग, तो सिग्मा डायरेक्ट कितना सर? P बाई ए। सिग्मा बेंडिंग कितनी? अब हेलो, हॉगिंग सैगिंग, हॉगिंग सैगिंग सर ऊपर वाला फाइबर, ऊपर वाला फाइबर टेंशन, तो प्लस M बाई जेड, प्लस M बाई जेड। ध्यान से देख लो, क्या ये समझ में आ गई का कहानी कि ए पे जो स्ट्रेस होगी वो इस P की वजह से तो डायरेक्ट होगी P बाई ए, और इस मूवमेंट की वजह से M बाई जेड होगी। अगर इसी पॉइंट बी पे बात कर लिया जाए, सिग्मा बी पे बात कर ली जाए, तो सर सिग्मा डायरेक्ट तो होगी और सर सिग्मा बेंडिंग भी होगी, लेकिन यहां सर जो बेंडिंग होगी वो माइनस वाली होगी, P बाई ए, क्योंकि बेंडिंग की वजह से नीचे वाला फाइबर कंप्रेसिव होगा, तो M बाई जेड, M बाई जेड।
ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा करो, सिग्मा सी बताओ। सर सिग्मा सी में सर डायरेक्ट स्ट्रेस होगी, लेकिन सर जो बेंडिंग होगी वो जीरो होगी। जो बेंडिंग होगी सर वो जीरो होगी, क्योंकि ये सर न्यूट्रल लाइन पे आ गया। ये सर ये सी पॉइंट न्यूट्रल लाइन पे आ गया, तो सर सी पे तो बेंडिंग की वजह से जीरो होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो यस कर दो, जिससे मैं आगे की साइड प्रोसीड कर सकूं। आई होप सो ये समझ में आ गया तुम्हें, सब आ गया। चलो लिख सकते हो ना आई अपॉन वाई, हाँ त्रिपाठी से, ठीक है। पर वाई तो जीरो होता ना। हाँ पहले भी बताया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि मेरा मन कर रहा है रिपीट करने का। कैसे ठीक है। अब मेरी बात सुनना उत्कर्ष, अब मेरी बात सुनना, जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मुझे भुला दिया, ओके। एक चीज बताओ यार तुम, इस सी से लेके ए तक जितने भी फाइबर हैं, इस सी से लेके ए तक जितने भी फाइबर हैं, क्या ये सभी फाइबर में, सी से लेके ए तक जितने भी फाइबर हैं, क्या वो सभी फाइबर टेंशन में होंगे? क्या वो सभी फाइबर टेंशन में होंगे? वेरी गुड। क्यों सर? देखो सर सिंपल सी बात समझो हमारी, सर सिंपल सी बात समझो कि सर सी बे तो प्लस पी बाई ए मतलब टेंशन है, और जैसे जैसे हम सर बढ़ते जा रहे हैं सी से ए की ओर, तो सर ये एम बाई जेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बात समझो, बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। इस सी से लेके ए तक अपन ऊपर जाएंगे तो ये एम बाई जेड क्या करेगा, जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाई बढ़ता जाएगा, वाई बढ़ता जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, मैं ऐसा लिख दूं इसमें एक लाइन, फ्रॉम सी टू ए every fiber under the tension, कि हर एक फाइबर टेंशन में होगा। ठीक है, एक चीज बताओ, सी से बी जब आप जाओगे, सी से बी आप जाओगे तो फाइबर किस में होगा? क्वेश्चन है मेरा बहुत प्यारा सा, कि सी से लेके बी तक तुम जाओगे तो फाइबर किस में होगा? फ्रॉम सी टू ए फाइबर में बी टेंशन, कंप्रेशन एंड जीरो। फाइबर टेंशन में भी हो सकता है, फाइबर कंप्रेशन में भी हो सकता है, और फाइबर जीरो भी हो सकता है। C2B लिखो, C2B लिखो। अरे सर क्या कर रहे हो, इधर समझ बेटा। सी पे तो टेंशन है, सी पे तो टेंशन है, लेकिन बी तक जा रहे हो तुम। अब सिग्मा बी तुम्हारा आ रहा है पी बाई ए माइनस एम बाई जेड। मान लो पी बाई ए की वैल्यू 10 आई, एम बाई जेड की वैल्यू 10 आई, तो जीरो हो गई। अरे भाई मैंने कहा कि p बाई ए की वैल्यू 10 आई, m बाई जेड की वैल्यू माइनस 10 आई, जीरो हो गई। ऐसा भी हो सकता था कि भाई 10 आए ये 12 आए, माइनस का 2 हो जाती। ऐसा भी हो सकता था 10 आए ये वाली 8 आए, प्लस का 2 हो जाता। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि इधर के जो फाइबर होंगे वो कंप्रेशन में भी हो सकते हैं, वो टेंशन में भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि m बाई जेड की वैल्यू इस p बाई ए के रेस्पेक्ट में कैसी है।
इस P बाई ए के रेस्पेक्ट में M बाई जेड की वैल्यू कैसी, अगर दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगी, एक ज्यादा है एक कम है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। टेंशन कैसे, अरे भैया P बाई तेरा 10 आया और M बाई जेड वैल्यू तेरी 8 आई तो 2 आ गया प्लस का 2 क्या बता रहा है, टेंशन। प्लस का 2 क्या बता रहा है, टेंशन। तो अकेला M बाई जेड को क्यों देख रहा है, तो अकेला M बाई जेड को क्यों देख रहा है, P बाई ए भी तो है तेरे साथ। अगर ये वैल्यू ज्यादा है इससे, P बाई ए की वैल्यू ज्यादा है M बाई जेड से, तो प्लस आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई, कितनों को ये पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने लिखा है। यहां से यहां तक तो क्या है कि सब इसमें कुछ भी हो, M बाई जेड कितना ही हो प्लस का होगा, P बाई ए प्लस का होगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगी वो क्वांटिटी, यहां कुछ भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो, आगे देखो, ये क्यों समझाया है वो समझा रहा हूं। कॉलम किसका बनाते हो जनरली, कॉलम किसका बनाते हो जनरली, कॉलम कौन सी मटेरियल का बनाते हो, स्टील का कॉलम बनाते हो। मैंने तो कंक्रीट के देखे, तुमने स्टील के कहां देख लिए। अरे किसी ने स्टील का बोला ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, ओके दोनों ओके। जनरली column is made concrete मुझे ये बताओ कंक्रीट किस में वीक होता है, कंक्रीट किस में वीक होता है। जनरली कॉलम इज मेड कंक्रीट एंड इट इज ब्रिटल मटेरियल, इट इज ब्रिटल मटेरियल, तुम पढ़ते हो सब, इट इज ब्रिटल मटेरियल एंड it is weak, it is weak in tension, it is weak in tension। अरे कभी तुमने कॉलम देखा ना घरों में, क्या तुमने लटके हुए कॉलम देखे हैं क्या हवा में, हवा में लटक जाता तो टेंशन फोर्स आता, टूट जाता। उन कॉलम पे हमेशा कंप्रेशन कंप्रेसिव लगाते हो, कंप्रेशन में वो भाई साहब स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो। हम भी लुफ्त उठा रहे हैं कॉलर ट्यून का, तुम भी लुफ्त उठाओ। कभी कभी क्या है कि सुनना चाहिए गाने, तो डोंट वरी। बोलो क्या तुम्हारा क्वेश्चन था, पहले तुम्हारे डाउट को ही ले लेते हैं आज। चलो ओके, सुदीप ने पूछा है कॉलम में रेनफोर्समेंट क्यों डालते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बेटा, उससे उससे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। कैसे बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले एक बार। जब तुम उसे रेनफोर्समेंट डालते हो ना, तो वो बन जाता है कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। वो क्या बन जाता है, वो पैरेलल कनेक्शन बन जाता है। जो भी कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है वो सभी में कैसा हो जाएगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, वो इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो वहां जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी सब में बराबर बटेगी, तो जो कंक्रीट पे कंप्रेशन आ रहा है वो कम हो जाएगा और वो ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक वो सस्टेन करेगा। इस पे क्वेश्चंस करा दूंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल से समझा जा सकता है कि रेनफोर्समेंट क्यों किया जाता है। ओके ठीक है, रेनफोर्समेंट क्यों किया जाता है ये समझ में वहां आ जाएगा, वहां समझ में आएगा कि भैया
हमेशा मैं तो कंक्रीट की बात करता हूँ, अगर स्टील डाल दिया तो उसमें टेंशन आ गई अगर कर भी, तो टेंशन को कैसे हैंडल करेगा, तो उसकी सारी बात की जाती है। तो वो मैं एक क्वेश्चन से बताना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से बताया जाता है गेट में और यूएससी में। यहां तक समझ में आ गई बात? अब मेरी बात समझो। तुमने कॉलम लिया था, याद करो, तुमने कॉलम लिया था, याद करो, तुमने एक कॉलम लिया था, याद करो, और तुमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया था यहाँ सेंटर पे। बोलो यस या नो, अरे बोलो यस या नो। तो अगर मैं तुमसे कहूं, कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारा, तो बोलो ए से लेके सी तक, ए से लेके बी तक जितने भी फाइबर होंगे वो किस में होंगे? ठीक है। अब बहुत सारी चीजें, उसके पहले ये बताओ, तुम पहले इस पे फोकस करो। वो अगला वो टॉपिक नहीं, वो एक अलग से चलेगा, उसका फिर चलेगा। तो ए से लेके बी तक सारे फाइबर किस में होंगे सर? कंप्रेशन में, क्योंकि अपन ने ये लगाया। लेकिन दिक्कत ये हुई क्या हमेशा जो लोड लगेगा, क्या वो हमेशा जो लोड लगेगा वो सेंटर पे लगेगा का? जरूरी थोड़ी है। देखो इसको तो मैं 3D में समझाऊंगा तुम्हें, 3D में समझो एक बार इसको। थ्री में देखा जाए ना तो ऐसा है, देखो डियर, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया की ये एक्सिस, चलो और तुमने लगाया है लोड यहां, ये है एक्चुअल में अगर तुम देखो ना तो एक्चुअल में ऐसा ही है भाई। बात समझना। लेकिन अगर कभी गलती से आपका यहां नहीं लग के कुछ इसेंट्रिक सिटी पे लोड लग गया, मान लो आपका सेंटर पे लोड नहीं लगा और कुछ इसेंट्रिक सिटी पे आपका यहां से लोड लग गया, तो क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी? आपका पहले यहां लग रहा था, अब आपका कुछ इसेंट्रिक सिटी पे आपने लोड लगा दिया, ये लोड कुछ इसेंट्रिक सिटी पे लग गया, तो क्या कॉलम में दिक्कत नहीं हो जाएगी अगर टेंशन आ गई तो? अगर टेंशन आ गई तो कॉलम फेल होने का चांस ज्यादा हो जाएगा या नहीं, ये बताओ। अगर कुछ इसेंट्रिक सिटी पे लोड लग गया, सेंटर पे नहीं लगा, अभी तो सारे फाइबर कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्या यहाँ चांस है कि टेंशन आ जाए? यहाँ चांस है ना टेंशन? अभी पढ़ाया तुम्हें, अभी पढ़ाया कि भैया एक पोर्शन में पूरा टेंशन था, पर एक पोर्शन में टेंशन, कंप्रेशन और जीरो। तो यहां ध्यान से समझो, तो ये यही कहना चाहता है। ये क्या कहना चाहता है, मेरी बात सुनना। ये बोलना चाहता है आप लोगों से कि आप कितना मैक्सिमम इसेंट्रिक सिटी पे लोड लगा सकते हो, कितना आपका सेंटर से दूर लोड लग सकता है, कितना ज्यादा दूर लोड लगाया जा सकता है कि सारे फाइबर किसमें हो? कंप्रेशन में। ये कितना मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी आप दे सकते हो कि वो सारे फाइबर तब भी किसमें हो? वो सारे के सारे फाइबर तब भी आपके कंप्रेशन में हो। क्या ये बात समझ आई? क्या यह बात समझ में आई? और यहीं से कंसेप्ट निकलेगा कोर का। आप एक टर्म पढ़ते हो डियर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मैकेनिकल और सिविल में, कोर या कर्न, यहीं से इसका कंसेप्ट निकलेगा। हाँ, ये ऐसा जरूरी नहीं है ये एक्स पे ही लगे है ना, इसी एक्सिस पे लगे। हो सकता था यहाँ कुछ इसेंट्रिसिटी पे लग जाए, इधर की साइड लग जाए, इधर की साइड लग जाए, कहीं भी लोड लगाया जा सकता था भैया। ये लोड यहाँ आ जाता, ये लोड यहाँ आ जाता, ठीक है। तो चलिए हम इसको इलोबरेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए बात समझना,
तो ये कंक्रीट का तुम्हारा कॉलम, ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और यहां से तुमने एक लोड लगाया है कुछ इसेंट्रिसिटी पे। कितना इसेंट्रिसिटी पे? ई इसेंट्रिसिटी पे, ई इसेंट्रिसिटी पे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो इसको। तो सबसे पहले वही करूंगा मैं डियर, एक लोड को यहां ट्रांसफर कर दो, एक लोड को यहां ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? अरे यहां ट्रांसफर करना है सेंटर पे, जैसे वहां किया था। तो बोलो क्या क्या आएगा, बोलो क्या क्या आएगा। तो तुमने एक ही बात की थी कि कभी भी सेंट्रिसिटी हो तो एक तो लोड आएगा और एक मूवमेंट आएगा। एक तो लोड आएगा सर, एक मूवमेंट आएगा। तो लोड बताओ, लोड बताओ सर। जिस डायरेक्शन का इसेंट्रिक लोड है कंप्रेसिव, तो ये आ गया P। और मूवमेंट की डायरेक्शन देखो, ये वाला, ये ग्रीन वाला और ये वाला, दोनों मूवमेंट बनाएंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक। तो ये बना रहे ऐसा, ऐसा मूवमेंट बना रहे हैं, M इक्वल टू PE। कितनों को समझ में आ गई? बस अब पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था, मैंने वर्टिकल ले लिया, तो थोड़ा सा हल्का सा समझ के बता दो कि आ गया समझ में। डायरेक्शन समझ में आ गई का मूवमेंट की? मूवमेंट का डायरेक्शन समझ में आ गया का यहां तक? यस, मूवमेंट का डायरेक्शन समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ओके, कॉल थोड़ी आया अभी। ओके, चलिए देखो डियर, तो मुझे तुम बताओ, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, अब तुम मुझे बताओ ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो मुझे ये बताओ सिग्मा ए कितना? तो सर सिग्मा ए आ जाएगा माइनस का P बाई ए, माइनस का P बाई ए। डायरेक्ट स्ट्रेस इस P की वजह से कंप्रेसिव है, तो माइनस का P बाई ए। और ये मूवमेंट क्या क्या करेगा, अगर इसको थोड़ा सा घुमा के करो तो ये मूवमेंट अपर फाइबर टेंशन, तो प्लस का M बाई जेड। क्या ये सही है का? एक बार आंसर बताओ, एक बार आंसर बताओ। इस ए पे क्या ये मैंने सही लिखा है का? देखो कंप्रेसिव तो आएगी डायरेक्ट स्ट्रेस, लेकिन ये हो गया एक तरीके से होगिंग। तो होगिंग में अपर फाइबर किसमें? टेंशन में। ऐसे इसको सीधा करके मोड़ लेना, तब भी हो जाएगा, है ना। मुझे बताओ सिग्मा बी कितनी? सर उसका टेंशन नहीं हो तो P बाई ए होगा। और सिग्मा सी कितना सर? माइनस का P बाई ए, माइनस का M बाई जेड। अब सर अगर माइनस बाहर ले लो तो P बाई ए प्लस M बाई जेड। तो डियर, अगर ये कंक्रीट का गोलम है, अगर ये कंक्रीट का कॉलम है, तो बी से लेके सी तक क्या सभी फाइबर हमेशा कंप्रेशन में होंगे? क्या बी से लेके सी तक क्या सभी फाइबर हमेशा कंप्रेशन में होंगे? अगर ये कंक्रीट का कॉलम है तो बी से लेके सी तक क्या सारे फाइबर हमेशा कंप्रेशन में होंगे? अरे बेटा, रट रट क्यों रहा है तू? रट क्यों रहा है पिछले वाली चीजों को? इधर समझो ना, बी पे क्या है? कंप्रेशन। बी पे क्या है? कंप्रेशन। इस माइनस P बाई ए में जुड़ क्या रहा है? अगर इधर की साइड जाएंगे तो M बाई जेड जुड़ेगा ना। वो भी कौन सा जुड़ेगा? कौन सा जुड़ेगा? माइनस वाला। तो माइनस में माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही होगी ना सारी चीजें। अरे सारी चीजें माइनस ही होगी ना। बी पे तो माइनस है, जैसे जैसे इधर की साइड बढ़ेगा तो तेरा कंप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो कंप्रेशन ही तो बढ़ेगा, माइनस ही तो जुड़ेगा, तो माइनस जुड़ेगा तो सारे कंप्रेशन में रहेंगे ना। बात कित समझ में आ गई? दो तीन ने गलत आंसर दिया था, अवधेश ने और लोगों ने। किशन नो, जिन्होंने नो दिया था उनको समझ में आ गई? अरे यार तू रट क्यों रहा है? ए से बी क्यों होगा? तुझे इस इधर की साइड मैंने ए से बी बता दिया, मैंने तुझे इधर ए से बी बता दिया, तो इधर इधर ए से बी बता दे, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, कंसेप्ट लगा ना।
कंसेप्ट लगा कि बी से लेके सी तक, बी पे सर कंप्रेशन है और जैसे इधर बढ़ रहा हूं सर तो सारे फाइबर कंप्रेशन में ही होंगे, तो कंप्रेशन में कंप्रेशन जुड़ेगा तो कंप्रेस हो जाएगा पूरा। ओके, लेकिन ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक बी पे कंप्रेशन है, लेकिन हो सकता है प्लस एम बाई जेड जुड़ रहा है, प्लस का जुड़ रहा है, तो माइनस में प्लस जुड़ रहा है, मतलब वो हो सकता है कंप्रेशन में भी हो सकता है वो टेंशन में भी हो सकता है वो जीरो भी हो। तो ये बात समझ में आ गई का कि अगर मैं तुमसे लिख दूं, मैं तुम्हें कर दूं कि फ्रॉम, ऐसे लिख दूं, फाइबर बी टू ए मे बी कंप्रेशन, हो सकता है कंप्रेशन में हो जाए, मे बी कंप्रेशन, मे बी टेंशन, मे बी टेंशन एंड मे बी जीरो, मे बी जीरो। लेकिन एज वी नो column is made by concrete, थोड़ा स्पेल से, कंक्रीट। तो बताइए अगर ये कंक्रीट है एंड इट इज वीक इन टेंशन, तो क्या करें फॉर नो टेंशन, कि कोई भी टेंशन नहीं हो, क्या करें कि किसी भी फाइबर में कोई सा भी टेंशन नहीं हो। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि जो सिग्मा ए आ रहा है ना उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से कम या जीरो होनी चाहिए, बोलो यस या नो, कि जो सिग्मा ए आ रहा है आपके पास, ये सिग्मा है, इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से कम हो, नेगेटिव हो, तभी नहीं होगा, यस या नो, कि इसकी वैल्यू सर जो भी आए वो जीरो या जीरो से कम आनी चाहिए, तब जाके किसी भी फाइबर में नहीं आएगा। तो मैंने ये कंडीशन लगा दी, तो सिग्मा ए की वैल्यू क्या थी, माइनस का पी बाई ए प्लस का एम बाई जेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो माइनस का पी बाई ए माइनस का एम बाई जेड, माइनस से माइनस कटा एम बाई जेड, ठीक है। मुझे बताओ एम की वैल्यू कितनी, पी इंटू ई बाई जेड, पी से पी चला गया, जेड को यहां ले आओ, जेड अपॉन ए। क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर कोई भी फाइबर अगर किसमें नहीं है, टेंशन में, तो वो तब नहीं होगा जब लोड आप कितना इसेंट्रिसिटी पे लगाओ, जेड बाई ए से कैसा लगाओ, ओ सॉरी साइन गलत हो गया ना, साइन अलग हो गया ना, ओके यहाँ साइन गलत हो गया ना, ये साइन नोटेशन बदलेगा, माइनस था ना, उसमें फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्या कह रहा है कि E की वैल्यू हमेशा जेड बाई ए से कैसी होनी चाहिए, कम। जो जेड बाई ए का रेशियो आए ना उससे कम जितना भी आए वो उस पे आप लोड लगाओ, तभी जाके सारे फाइबर किसमें होंगे, तब सभी फाइबर कंप्रेशन में होंगे। तो क्या आप E की वैल्यू निकाल सकते होगा सभी के लिए, किसी भी सेक्शन का जेड आपको पता होता है, और किसी भी सेक्शन का आपको एरिया भी पता होता है। तो कभी भी आपको इसेंट्रिक सिटी पूछ ली जाए कि बताइए इस कॉलम में कोई कंप्रेशन ही लगा दो, ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं एक बार समझा रहा हूं इस चीज को, बात समझो। मान लो आपके पास एक कॉलम है, सर्कुलर सेक्शन है आपके पास, लेट सपोज आपके पास एक सर्कुलर सेक्शन है, चलो ये सर्कुलर कॉलम है, ये तुम्हारा एक्सिस है एक्स एक्स और ये है वाई वाई, बात समझना।
तुमसे बोला कि इसके सेंटर से कितना दूर पे तुम लगा सकते हो, तुमने बोला यहां लगा सकता हूं ई, इससे इस ई सेंट्रिक पे आप लगा सकते हो। तो भैया जेड बाई ए इतना होना चाहिए। जेड की वैल्यू कितनी होती है भैया, पाई बाई 32 डी की पावर 3। याद कर लो सर्कुलर सेक्शन के लिए जेड इतना होता है, एरिया कितना होता है सर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो बोलो कितना आया, डी बाई 8। मतलब जो भी सेंट्रिक होगी, हाँ समझा देंगे भाई, समझा देंगे। क्या है इसमें समझने वाली बात, इसमें क्या समझाऊं तुम्हें, ये बता दूं। ये बात समझ में नहीं आएगा तुझे ये वाली, अब ये बात समझ में नहीं आएगा कि अगर सिग्मा ए की वैल्यू क्या है, जीरो से कैसी है, जीरो या जीरो से कम होगी। और जीरो होगी तो चाहिए, कम होगी तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना। अरे यार साइन चेंज कर दे भाई यार, ये तो मैथमेटिक्स है ना हल्की सी, ये तो मैथमेटिक्स है ना। ये तो मैथमेटिक्स है ना, इसको क्या समझाऊं ये बता दो, ठीक है। अब इसको भी समझाऊंगा क्या मैं यार, ये बता दो एक बार तू देख इसमें क्या चीज नहीं है, आगे चलो पहले। समझाऊंगा लास्ट में फिर। अभी इनको एक एग्जांपल दो मैथ का, 10 लो 20 लो, समझा देंगे, इसको समझा देंगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको समझो कि आप इतना इसेंट्रिसिटी पे लोड लगाओगे तो सारे फाइबर कंप्रेशन में होंगे। तुम चाहो तो इधर भी कर दो इसकी इसेंट्रिसिटी सेंटर से, इधर भी कर दो इसेंट्रिसिटी सेंटर से, और इधर भी कर दो इसेंट्रिसिटी सेंटर से। आप इतना इसेंट्रिसिटी पे अगर लोड लगाओगे, एग्जाम में ये आएगा ओनली ई इक्वल टू कितना, डी बाई 8, कि ज्यादा से ज्यादा तुम डी बाई 8 लगा सकते हो। इतना अगर तुमने इसेंट्रिसिटी पे लोड लगाया तो तब भी सारे फाइबर कंप्रेशन में होंगे, सारे फाइबर किसमें होंगे, कंप्रेशन में। और डियर अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, अगर इन सब पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो ये जो बना ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन को बोला जाता है कोर। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है कोर या फिर कर्ण। कोर या फिर कर्ण क्या है, कोर क्या है, कोर का मतलब आप इस सर्कल में कहीं भी लोड लगाओ, आप इस सर्कल में कहीं भी लोड लगाओ, आपके सारे के सारे फाइबर उस कॉलम में किसमें होंगे, ऑलवेज कंप्रेशन में होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा। तो कोर क्या है, कोर एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर लोड लगाने पे सारे फाइबर हमेशा कंप्रेशन में होते हैं, उसमें कोई टेंशन आने का चांस नहीं होता है। तो हम यही चाहते हैं, ठीक है, हम यही चाहते हैं कि सारे फाइबर किसमें हो, सारे फाइबर हमेशा कंप्रेशन में हो, तो हमें उसके कोर में ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सर्कुलर सेक्शन की कोर ये रही, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और समझना दिया जो मैं समझा रहा हूं, इसके ई को निकालने का वो एक तरीका बोलते हैं जिसे बोलते हैं मिडल 1/4 रूल, कि भैया इसकी कोर कैसे निकाली जाती है, इसकी कोर कैसे निकाली जाती है, तो उस रूल का नाम देते हैं मिडल 1/4 रूल। अब इस मिडल 1/4 रूल का मतलब क्या है, एक चीज बताओ, इसका डाया कितना है, अरे इसका डाया कितना लिया है तुमने, सर इसका डाया हमने डी लिया है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर आपको इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है, इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो आप मिडल लो। तो किसका मिडल ले, इसकी डाया का मिडल लो। तो इसका मिडल कितना, इसका मिडल हो गया सर dy2,
कि आप मिडल 1/4 रूल क्यों बोला, उसका मतलब समझो। मिडल मतलब जो भी डाया है उसका मिडल लो और उसका 1/4 कर दो, तो आपको उसकी इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी जिसपे आपको लोड लगाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई का ये बात समझ में आ गई कि इसको मिडल 1/4 रूल क्यों बोला? मिडल यानी हाफ और उसका 1/4 ले लो, तो इतना इसेंट्रिसिटी पे लोड लगाओगे तब भी आपके सारे फाइबर कंप्रेशन में होंगे, सारे फाइबर कंप्रेशन में होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एरिया ऑफ कोर, एरिया ऑफ कोर, कोर का एरिया कितना होगा इसके लिए? तो डियर π/4 कोर की डाया निकल जाए तो मजा आ जाए। हाँ हो सकता है। कोर की देखो, कोर का रेडियस d/8 है, ध्यान से देखो, ये कोर का रेडियस d/8 है, ये ई ही इसका क्या है, ये ई ही इसकी क्या है, रेडियस। तो डाया कितना हो जाएगा? तो सर डाया हो जाएगा सर d/4 का स्क्वायर। तो डियर क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं का? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं का? 1/16, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो डियर जो कोर का एरिया होगा वो 1/16 होगा ओरिजिनल एरिया से, ओरिजिनल एरिया से। सेक्शन का जो एरिया है ना, सेक्शन का जो एरिया है उसका 1/16 होगा। क्या ये बात समझ आ गई? उल्टा भी बोल सकता है कि सेक्शन का एरिया कोर के कितने टाइम्स होता है? 16 टाइम्स होता है, 16 गुना होता है। यहां से उल्टा भी बोल सकता है कि सेक्शन का एरिया 16 ले जाओ, 16 टाइम्स होगा कोर के एरिया से। तो कोर क्या है? एवरीवन शुड बी, बताओ सभी को समझ में आ गई कि कोर क्या है? तो कोर एक ऐसा सेक्शन है जहां ईच एंड एवरी फाइबर इज विद इन द कंप्रेशन, जहां हर एक फाइबर किसमें होगा? हर एक फाइबर कंप्रेशन में होगा। अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और ये समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, तब तक पानी पी लो। हाँ तो यही यही तो कहना चाह रहा है ना ये, कि जो भी लोड लगाओ आप इसके अंदर अंदर लगाओ, इस कोर के अंदर अंदर लगाओ, इसके अंदर अंदर लगाओगे तो सारे फाइबर कंप्रेशन में होंगे। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कहीं भी लोड लगाते हो ना, इसके अंदर अंदर, तो सारे कहीं भी लोड लगा दो इसके अंदर, सारे फाइबर कंप्रेशन में। लेकिन अगर आपने लोड इससे इस कोर से बाहर लगा दिया, मान लो यहां लगा दिया तुमने, मान लो यहां लगा दिया तुमने को यहां, अब तुम्हारा हो सकता है कि उसमें टेंशन आ जाए, अब हो सकता है उसमें टेंशन आ जाए। ठीक है, तो हमेशा इसके अंदर लेस देन, ये मैक्सिमम लिमिट है, अगर बराबर कर दे तो, ये मैक्सिमम लिमिट है अगर बराबर कर दे तो, इस ई की मैक्सिमम इतनी वैल्यू रखोगे ना, इतनी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तब भी वो कंप्रेशन में होगा, लेकिन इससे ज्यादा वैल्यू रख दी तो फिर टेंशन आ जाएगी। संजय जी थोड़ा सा टाइम दो। अब डियर हम कोर निकालते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की, रेक्टेंगुलर सेक्शन की देखिए कोर निकालते हैं। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो उसका कोर कैसे निकलेगा? तो भैया सर्कुलर सेक्शन की कोर कौन से रूल से निकलती है? सर्कुलर सेक्शन की कोर कौन से रूल से निकलती है? तो मिडल 1/4 रूल से। आ जाओ रेक्टेंगुलर की देखो। चलो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन तुमने लिया, लेट सपोज ये बी है और लेट सपोज ये डी है। ठीक है, समझना, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई, और ये तुम्हारा सेंटर। अब इस सेंटर से तुमने बोला
कि यार इस सेंटर से अगर मैं इस वाली की बात करूं तो कितना मैक्सिमम ई हो सकता है जहां तक वो सभी कंप्रेशन में हो। ठीक है, इतना ई तो निकालो। ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, जेड बाई ए, ऐसे ही निकालते हैं ई का वैल्यू, जेड बाई ए। जेड कितना, अब जेड देखो ध्यान से समझना, एक तो आपके पास ये वाली एक्सिस है, मान लो ये वाई वाई है और ये एक्स एक्स है। ठीक है, बात समझना। तो हो सकता है कि आप इधर लगाओ, हो सकता है आप इधर लगाओ, कितना इसेंट्रिसिटी पे लगा सकते हो, या हो सकता है आप इधर लगाओ या आप इधर लगाओ, किधर भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सबसे पहले देखते हैं जेड को ऐसे बोल तो जेड एक्स एक्स ले लो तो भी पता लग जाएगा। जेड एक्स एक्स लो लो, बोलो जेड एक्स एक्स कितना, 1/6 BD स्क्वायर एरिया BD। बोलो B से B गया, क्या D/6 आया का, क्या D/6 आया का, D/6 आ गया ना, जेड एक्स एक्स 1/6 BD है ना। तो डियर ये तुम्हारा आ गया कि भाई तुम इतना लगाओ, यहां तुम इतना लगाओ D/6। इस E की वैल्यू अगर तुमने D/6 ली तो ये हो सकता है। तुमने कहा कि सर देखिए वाई वाई की बात करो तो जेड वाई वाई देखो, जेड वाई वाई अपॉन ए बी देख लो, तो 1/6 यहाँ B की जगह आ जाएगा D, यहाँ D की जगह आ जाएगा B स्क्वायर, नीचे BD। तो डियर B से D से D चला गया तो यहाँ आया B/6, B/6। तो B/6 क्या होगा सर, ये B/6 ही होगा सर, ये रहा B/6, B मतलब ये, B मतलब ये, तो ये B/6 इसी तरह से इधर आ जाएगी। बोलो क्लियर है। अब इन सब पॉइंट्स को मिलाओ, तो इनको जब मिलाया ना तो इन पॉइंट्स को मिलाओ, कुछ ऐसा रोम्बस टाइप का आया, कुछ ऐसा आया, तो ये इसके लिए कोर कहलाएगा। ये रेक्टेंगुलर की कोर है, रेक्टेंगुलर की कोर एक रोम्बस होती है डियर, रोम्बस। ठीक है, बोलो यहां तक दिक्कत है, बोलो यहां तक दिक्कत है का, कोर निकाल ली ना रेक्टेंगुलर की। और डियर इसका जिस रूल से बोला जाता है ना, उस रूल को बोला जाता है मिडल 1/3 रूल। सर क्या है देखे, क्यों बोला मिडल 1/3 रूल, क्यों बोला मिडल 1/3 रूल, डियर इसे मिडल 1/3 रूल क्यों बोला समझो। बताओ इस बी का मिडल कितना, बोलो इस बी का मिडल कितना, मिडल 1/3, अपन को ई की वैल्यू देगा ये रूल, मिडल कितना B/2, उसका कितना लेना है माय डियर फ्रेंड्स, उसका कितना लेना है माय डियर फ्रेंड्स, 1/3। तो क्या B/6 आ गया, क्या B/6 आ गया, क्या B/6 आ गया। तो वही तो है कि भैया ई की वैल्यू B/6, यहां आप इस डाया का मिडल ले लो, इधर की साइड लेना चाहते हो तो डाया का मिडल लो, तो D/2 उसका 1/3 लो तो ये आ जाएगा। तो भैया रेक्टेंगुलर सेक्शन की कोर मिडल 1/3 रूल से निकाली जाती है। बात समझ आ गई हो तो यस कर दो एक बार, बात समझ आ गई हो तो यस कर दो एक बार कि हाँ सर यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, 1 मिनट मुझे देना।
है। ब्लैंक क्यों हो गया यार? कैमरा ऑफ हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ओके, मैं दिख नहीं रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। वेट करो 2 मिनट। We are trying to we, we are trying to install नहीं Fargo वेट करो, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं कॉल बैक करता हूँ। कुछ नहीं हुआ, बस मैं आया और हो गया ये। केबल साथ प्रॉपर्ली, केबल्स नहीं लग रही है, क्या हो गया है अचानक? हो सकता है अब आ जाएगा। ओ, नहीं, क्लास रिस्टार्ट होगी तो उसमें टाइम लगेगा 2 से 2 मिनट। तो 2 मिनट आप वेट करना है ना। और नई क्लास लाइव करना स्टार्ट, सुन रहे हो सभी? मैं यहाँ से रिस्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम को, दोबारा शुरू करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी।